तो आज हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शॉर्ट 100% क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, आपने जितने एमसीक्यूज अभी देखे भी हैं तो आपको दिख गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किसी ना किसी जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर होता है और ये आपके पेपर में भी पक्का होता है। अंबेडकर वाला उदंत अब डेसू के अंदर आ गया है, दैट इज दिल्ली एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल यूनिवर्सिटी। पहले अंबेडकर उसके अंदर था बीसीए के लिए, लेकिन अब बीसीए के लिए वापस पिछले साल इट हैज कम इनटू आईपी यूनिवर्सिटी। पर आप डेसू से भी वो कर सकते हो बीसीए। उसमें बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करके नाम दिया हुआ है इन्होंने, उसको थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, बट वही कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। और उसमें जो एडमिशन है वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होती है, एंट्रेंस नहीं है उनका। ठीक है, सो हमारे पास 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स होती हैं। सो टोटल अगर हम बात करें कि जब से कंप्यूटर हमारे पास बनने शुरू हुए, हमने कंप्यूटर यूज करने शुरू किए, तब से आपके पास कितनी जनरेशन्स में आप कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो आप कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हो इन 5 जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, देन फोर्थ जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है क्या, इट्स बेसिकली हिस्ट्री कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई कंप्यूटर्स की। सो कंप्यूटर हैज इवॉल्व फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू अ स्मॉलर बट मोर पावरफुल मशीन, है ना। तो आपके पास बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे पहले, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी उनकी कम होती थी। तो साइज बड़ा था लेकिन जो वो काम कर सकते थे वो कम था। उल्टा हो गया, साइज छोटा हो गया है लेकिन वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो दे आर पावरफुल मशीन्स capable of doing like big tasks, but the size is becoming smaller day by day. The evolution of computer to the current state is defined in terms of generation of computers. Each generation of computer is designed based on some technological developments, resulting in better, cheaper, and smaller computers that are more powerful, faster, and efficient than the predecessors. ठीक है, वो तो बेसिक सी चीज है। अब इसमें आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती थी, कौन से डिवाइसेस यूज होते थे, है ना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस जनरेशन में यूज होती थी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, सो करेंटली हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 से 1956 तक हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। अब ये ईयर्स जो हैं, कई बार आप देखोगे कुछ साइट्स पे आपको थोड़े आगे पीछे भी मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि सब जगह आपको 1940 टू 1956 ही मिले, 2 साल ऊपर नीचे आपको दिख सकते हैं। बट दिस इज द एवरेज थिंग। तो आपको बस ऑन एवरेज याद रखना है कि किस एरा में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, किस एरा में सेकेंड जनरेशन आए, एंड सो ऑन। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस साल से किस साल तक आपके कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते थे। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, so first generation computers were roughly from 1940 to 1956। ये याद रख लो, जब हमारी इंडिपेंडेंस थी, है ना, जहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस वाला ईयर बीच में आएगा वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। तो भारत जब आजाद हुआ था उसके आसपास ही आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे। ठीक है, so first computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory। so आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, यहाँ पे डायग्राम दिखाया भी हुआ है। ठीक है, सो अभी देखो इतना बड़ा है, आज का अगर आप मदरबोर्ड उठा लो तो छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं। तो ये एक है, ऐसे पता नहीं कितने लगते थे ताकि प्रोसेसर काम कर सके। सो दे यूज टू बी वेरी बिग साइज डिवाइसेस, बहुत बड़े प्रोसेसर्स होते थे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे। सो दे यूज टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, तो वहां पर उनको उसमें रखना पड़ता था प्रॉपर एसी रूम में, अदरवाइज दे माइट ब्लास्ट, राइट। सो द फर्स्ट कंप्यूटर्स, इसमें आपके पास वैक्यूम ट्यूब था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था। ठीक है, दे वर ऑफन एनोरमस एंड टेकिंग अप एंटायर रूम, बहुत बड़े थे, पूरा रूम की जगह चाहिए होती थी। दे रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, तो कोडिंग के लिए आपके पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन नहीं था। मशीन लैंग्वेज की हेल्प से हमें कोडिंग करनी पड़ती थी। They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat, which was often the cause of malfunction. ठीक है, एग्जाम्पल यूनिवैक एंड एनियाक कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें से आप क्या क्या याद रखोगे, ईयर 1940 टू 1956 फर्स्ट जनरेशन है। टेक्नोलॉजी कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है, मैग्नेटिक ड्रम।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, वेरी बिग इन साइज, यूज्ड टू जनरेट हीट. एग्जांपल्स आर यूनिवैक एंड एनियाक. वेरी गुड स्वाति. ठीक है. इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट दैट टाइम, फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी. तो उसके एडवांटेजेस थे उस टाइम के हिसाब से, ये भी बहुत बड़ी चीज थी, है ना. जब वो बना था, जब वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे, उस टाइम पे एक ऐसी मशीन होना जो कि कैलकुलेशंस खुद से कर सके, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम स्टोर हो सके, वो ही बहुत बड़ी चीज थी. अब देखो ना, जब हम छोटे तो चलो थे तब, तो क्या ही था. जब आप लोग छोटे थे, तो हमारे पास केबल टीवी होता था घर में. होता था ना. आप टीवी पे वही चैनल देख सकते थे जो आ रहा है. चैनल चेंज कर सकते थे. लाइक अगर आपको कार्टून देखना है, तो आप क्या कर सकते थे? ज्यादा से ज्यादा आप चैनल चेंज करोगे, वहां पे जो भी कार्टून आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा. जब हम छोटे थे, हमारे को सिर्फ संडे को दूरदर्शन पे कार्टून आते होते थे. वीकडेज पे तो कार्टून जैसा कोई सीन ही नहीं था. सिर्फ संडे होता था, जब वहां पे सुबह कुछ बच्चों वाले प्रोग्राम्स आते थे. ठीक है. तो वो हमारे पास वो 2-4 घंटे होते थे कि संडे को ये 2-4 घंटे बच्चों वाले शोज आएंगे टीवी पे, जो आप देख सकते हो. आपके टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारे चैनल्स हो गए. आपके पास डिज्नी जूनियर है, पोगो है ना. देन कार्टून नेटवर्क है, तो आप उस पे लगा के जो भी आ रहा है वो देख सकते थे. आज के टाइम में क्या है? चैनल्स को कोई पूछ ही नहीं रहा. ओटीटी है, जब मर्जी यूट्यूब खोलो, जो देखना है वो देखो, है ना. तो आपको तो टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है ना, कि मुझे जो आ रहा है वो देखना पड़ेगा. इट्स लाइक वट एवर यू वॉन्ट यू कैन वॉच. एक टाइम पे ये चीज भी पॉसिबल नहीं थी ना, तब भी सकते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है जो मर्जी देखो. इसको क्या कहते हैं? वीडियो ऑन डिमांड. कि जो चाहिए वो देखेंगे हम. वी आर नॉट बाउंड कि ये आ रहा है तो हमें यही देखना है. राइट. सो ये चीजें, हर चीज में एवोल्यूशन होती है, सेम वे यहाँ पे हुई है. तो जब वो चीज आई थी नई, जब नया नया केबल टीवी आया था, तब इट वाज अच्छा इतने सारे चैनल आएंगे. तब क्योंकि उससे पहले सिर्फ दूरदर्शन था. और जब दूरदर्शन भी नहीं आया था, जब टीवी ही आया था, तब वो भी बहुत बड़ी चीज थी. तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहती है, ठीक है. सो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहती है, चीजें बेहतर 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 होती जाती हैं. ठीक है. सो टू बल्कि, लार्ज इन साइज, वैक्यूम ट्यूब्स, दे आर प्रोड्यूसिंग हीट, ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स थी. फिर आया आपके पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1956 टू 1963. इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो रिप्लेस हो गई, उसकी जगह पर आ गए ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड अशर्ड इन दी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास बाइनरी मशीन लैंग्वेज से वो सिंबॉलिक लैंग्वेज पे आ गए. तो इसको क्रिप्टिक सिंबॉलिक लैंग्वेज कह लो, या आप इसको असेंबली लैंग्वेज भी कह सकते हो. धीरे धीरे हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इसमें यूज होनी शुरू हो गई, जैसे कि कोबोल and Fortran. These were also the first computers that stored their instructions in their memory. तो इसमें आपके पास मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर हुई. पहले सिर्फ हम डेटा कर रहे थे मैग्नेटिक ड्रम्स में, बट यहाँ आपका प्रोग्राम भी स्टोर होने लगा, और वो आपके डेटा पे काम कर सकता था. ठीक है. सो मेन डिफरेंस जो है कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए, साइज छोटा हो गया, कैपेबिलिटीज बढ़ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई जो आप यहाँ पर यूज कर सकते थे. डज एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? किसी को कोबोल और फॉर्ट्रैन की फुल फॉर्म पता है? हैव यू हर्ड ऑफ दीज लैंग्वेजेस? आपने सुना है कभी कि ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं? यस लक्ष्मी, यू रेज्ड हैंड. हटा क्यों लिया बेटा? यू कैन रेज हैंड इफ यू वांट टू आंसर बाय स्पीकिंग, लाइक यू वांट टू स्पीक एंड गिव द आंसर. बोल के आंसर देना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या आपको डाउट पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो. चैट में लिखने के लिए हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात. So Fortran is formula translation language. So Fortran, formula translation. So formula translation language उस टाइम पे यूज होती थी फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस. तो जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस चाहिए, बहुत सारा नंबर्स के ऊपर काम हो रहा है, तो हम Fortran यूज करते थे. COBOL was common business oriented language. So common business oriented language was used for business oriented task, कि हमें जैसे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, फिर उसमें से कभी फेच करके देखना है, या कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वहां पर आपका कोबोल होता था. ठीक है. So these were the two languages. So Fortran specifically for working with numbers, COBOL to work with business data. उसके बाद आ गई हमारे पास सी लैंग्वेज. तो वो जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, जो कि इन दोनों को खत्म करके, मतलब वो दोनों का काम खुद ही कर सकती थी. तो पीपल स्टार्टेड प्रेफरिंग डूइंग सी
rather than doing these. हाँ, basic is also there. Basic की full form क्या होती है? What was the full form of basic? Beginners all purpose symbolic instruction code. Very good, हर्षिता. ठीक है. नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो बायोस होता है लक्ष्मी रान. बेसिक जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है. वेरी गुड राघव उदंत. सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए इसके बाद हमारे पास 1964 से 1971 तक. ठीक है. इसमें क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए. ठीक है. वो सबसे बड़ी एक इन्वेंशन थी उस टाइम पे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड. ट्रांजिस्टर्स जो थे वो बहुत ही छोटे हो गए क्योंकि उसकी जगह पर अब सिलिकॉन चिप्स और सेमीकंडक्टर्स यूज होने शुरू हो गए. पंच कार्ड्स एंड प्रिंटआउट्स की जगह अब हम नॉर्मल प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर जो अपने हमारे नॉर्मल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो यूज होने शुरू हो गए. और हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई जिनको हम यूज कर सकते थे टू प्रोग्राम आर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. सो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिखते थे. ठीक है. तो आईसीज वर वेरी स्मॉल इन साइज. ये एडवांटेज है. परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई. प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई, चीप हो गए. ठीक है. पहले कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा महंगे होते थे और फिर धीरे 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 करके जैसे ही अच्छे होते गए कॉस्ट भी कम होती गई. सो बेस्ट थिंग इज दिस कि एज द इम्प्रूवमेंट केम तो ये नहीं है कि कॉस्ट बढ़ गई. पहले के बल्कि जो थे वो कम पावरफुल थे लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे. अब ज्यादा पावरफुल है लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट दे आर लेस एक्सपेंसिव. ठीक है. Then we have fourth generation computers. So this is from 1971 till present. ठीक है. बल्कि आज के टाइप में मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेजेंट आपका अभी तक फोर्थ जनरेशन ही है. बट हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ क्योंकि हम बहुत सारे एआई टूल्स जो है वो आज की डेट में यूज करते हैं. ठीक है. सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए जो कि बहुत लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं. We can also call them as very large scale integrated circuits. They were built on a single silicon chip. ठीक है. पहले तो आपके पास एक प्रोसेसर होता था. आजकल क्या होता है? डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है. तो एक एक चिप के ऊपर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स भी माउंटेड हैं जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को कहीं ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971 located all the components of the computer. From the central processing unit, the memory to input output control सब कुछ सिंगल चिप के ऊपर आ गया. आपके पास जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल हो गया. ठीक है. तो वो सब चेंजेस यहाँ पर आपके पास आए. सो दिस इज हाउ अ प्रोसेसर लुक्स लाइक. ये तो AMD है, इंटेल भी ऐसे दिखता है. ठीक है. जो कि मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होता है. हैव यू एवर सीन मदरबोर्ड? कभी किसी ने देखा है? हैव यू सीन दैट ग्रीन बोर्ड जो आपके लैपटॉप इवन फोन में भी होता है ना? जिसके ऊपर प्रोसेसर एंड एवरीथिंग एल्स इज माउंटेड. तो उसके बाद आए हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो आज की डेट में भी हैं और इस पे तो काम चलता ही रहेगा. विच इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसे हम KIPS भी कहते हैं. नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. सो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज कि हमारे पास इतना सा भी एआई देखो कैसे काम करती है. इनके पास डेटाबेस है ना, बहुत बड़ा डेटाबेस है. तो जब हमें कुछ भी चाहिए होता है वो उस डेटाबेस को एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे हमें आंसर देती है. फिर चाहे उसको प्रेडिक्शंस करनी हो, चाहे उसको कुछ और करना हो, फॉर दैट इट हैज अ ह्यूज डेटाबेस ऑन विच इट वर्क्स. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. और इसमें अभी भी डेवलपमेंट चल रही है, चलती रहेगी. ठीक है. यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियलिटी. हो ही गई है अब तो काफी हद तक. नेचुरल लैंग्वेज इनपुट हो गया है. अब वो हमारी पहले हम एक पर्टिकुलर वे में बोलते थे तभी उसको समझ आता था. ठीक है. अब वो किसी भी तरीके से समझ आती है. अब जैसे कल क्या था? आई आई टोल्ड एलेक्सा टू प्ले अ सॉन्ग. ठीक है. तो मैंने नॉर्मली बोला कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग. somehow it could not hear me clearly or whatever happened. उसने उस गाने की जगह दूसरा गाना लगा दिया. ठीक है. तो मैंने उसको फिर वैसे ही जैसे मजाक में होता ना, मैंने बोला अरे अलेक्सा ये
ये वाला गाना लगा दे. सो आई स्पोक इन हिंदी, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि उसको हिंदी भी समझ आ जाएगा. बट उसको दो लैंग्वेजेस समझ आती हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी. ठीक है. एंड इट वाज नॉट दैट आई एम गिविंग एन इंस्ट्रक्शन. एक होता है ना कि आप उसको प्रॉपर वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. जैसे आप उसको बोल रहे हो कि एलेक्सा, ये जो भी सॉन्ग है उसको हिंदी में भी आप एक प्रॉपर तरीके से बोल रहे हो. आई डिडंट से दैट वे. नीदर माय टोन वाज ऑफ गिविंग अ कमांड. आई जस्ट सेड कि एलेक्सा यार ये वाला गाना लगा दे, जस्ट लाइक दिस. एंड इट टुक माय कमांड एंड इट प्लेड दैट सॉन्ग. सो दिस इज नेचुरल लैंग्वेज इनपुट. कि एआई को वो इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि द वे वी टॉक, द वे वी टॉक टू ईच अदर एंड गिव कमांड्स, वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है ना. सो टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, थिंग्स आर कमिंग डे बाय डे. सो ये एक अपने ऊपर एक डिबेटेबल कंसेप्ट है अब कि एआई को इतना ज्यादा हमें डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एआई को इतना यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो उस पे हम पूरी की पूरी डिबेट कर सकते हैं. वैसे आप मुझे यहाँ शॉर्ट में बता सकते हो, हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट the use of AI, and how many of you say कि नहीं, we should use our own skills, we should use our own caliber to solve the things, to write essays, to write reports. क्योंकि काफी लोग आजकल क्या करते हैं कि चैट जीपीटी पे जाते हैं या दूसरे एआई टूल से जाके पीपीटी बना लेते हैं या आर्टिकल डाउनलोड कर लेते हैं, है ना. So rather than doing that, we should do it of our own. And moreover, these devices are making you lazy. आप बिना उठे, बिना आंखें खोले, अब आप जैसे सो रहे हो, आपने टाइम देखना है, विदाउट ओपनिंग आईज यू कैन से एलेक्सा व्हाट्स द टाइम, इट विल टेल यू, है ना. सो इज इट मेकिंग यू मोर लेजी और इट्स मेकिंग योर लाइफ इजी, है ना. सो बहुत ही डिबेटेबल चीजें हैं ये जिसके ऊपर बात की जा सकती है, बट ये सब हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आता है. आपको आएगा बेटा 3rd सेमेस्टर में, यू हैव अ चॉइस. आप लोगों का जो बीसीए होगा ना, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जब आप पढ़ोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट सबके लिए सेम होंगे. ठीक है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आप सेम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे. थर्ड सेमेस्टर में आपको चॉइसेस आती हैं. एक आपके पास मतलब एक स्ट्रीम स्पेसिफिक आप कर सकते हो. उसके अंदर आप या तो डेटा साइंस में जा सकते हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, या साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो. ठीक है. तो यू विल हैव सब्जेक्ट्स टू चूज फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स. तो तीसरे सेमेस्टर से आप अपना स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट है वो आईपी यूनिवर्सिटी में चूज कर सकते हो. काफी यूनिवर्सिटीज में शुरू से भी कर सकते हो, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. पर अगर मैं जीजीएस आईपीयू की बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर से आप अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. यस, दैट इज द पॉइंट हर्षिता. किसी भी चीज को जब सही तरीके से और एक लिमिट में यूज किया जाए तो वो अच्छी होती है. बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना. किसी भी चीज का एक्सेस होगा तो वो प्रॉब्लम ही देगा. ठीक है. सो किसी भी चीज को मॉडरेटली अगर हम यूज करते हैं, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल. इफ यू यूज इट इन एक्सेस, इट माइट गो इन टू द रॉन्ग वे, है ना. फिर वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे फोन हो, चाहे एआई हो, एनीथिंग, या न्यूक्लियर पावर हो, है ना. तो जब तक उसको सही तरीके से यूज किया जा रहा है तब तक सब अच्छा है. जब उसको गलत पर्पसेस के लिए और ओवर यूज किया जाएगा तो इट विल क्रिएट problems. Fine. So these were the generation of computers. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये आपको एंट्रेंस में तो पढ़ना ही है. जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट भी आएगा एफसीआईटी. ठीक है. तो वो एफसीआईटी जो है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, उसमें भी आपको यही सब दोबारा पढ़ना होता है. तो अभी से इतने अच्छे से पढ़ लो कि एक सब्जेक्ट तो अभी से ही आपका डन हो जाएगा, है ना. तो चलिए अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ये तो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, we have different type of computers. So let's study classification of computers. So now when we talk about classification of computers, so on the basis of their working, कि वो internally काम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास तीन category of computers होते हैं. ठीक है. Analog computers, digital computers and hybrid computers. बहुत simple सा concept है इनका. Analog computers क्या होते हैं, जिसमें आपका जो data है वो frequency की फॉर्म में मेजर होता है. ठीक है. सो आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक क्वांटिटीज को मॉडल करने के लिए भी यूज दी फ्रीक्वेंसीज जो वेव्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. दैट इज एनालॉग कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर है जहाँ पे हर चीज आपकी जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट होती है, और या डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स यूज करके होती है. सो जहाँ पर नंबर सिस्टम आपका यूज होता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस टू रिप्रेजेंट डेटा, टू मैनेज डेटा, टू डू द प्रोसेसिंग, दोज आर डिजिटल कंप्यूटर्स. जैसे आपने सुना होगा, जब हम घड़ी लेते हैं तो हमारे पास होता है, एक होती है एनालॉग वॉच, एक होती है डिजिटल वॉच. सेम वे वेइंग मशीन होती है.
वो भी एनालॉग होती है, डिजिटल होती है। एनालॉग में क्या होता है, सुइयां होती हैं, है ना? तो आपकी जो वॉल क्लॉक है, अगर उसमें वो वाली है कि बड़ी सुई छोटे पे, और वो जो भी आप टाइम देखते हो, दैट इज एनालॉग क्लॉक, कि वो मूव कर रही है हर सेकंड पे टिक 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 करके, और आप वहां से टाइम देख सकते हो। उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है देखने के लिए कि टाइम क्या है। अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द टाइम। लेकिन डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, सीधे सीधे टाइम लिखा हुआ होता है। ठीक है, इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो वो डायरेक्ट आपको टाइम लिखा मिल जाता है। सेम इज द केस विद वेइंग मशीन। सेम सो कंप्यूटर्स की जो इंटरनल वर्किंग होती है, अगर वो आपकी जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में या सिग्नल्स की फॉर्म में सेव हो रहा है, सो दैट इज सेड टू बी एनालॉग। एंड अगर नंबर्स की फॉर्म में हो रहा है तो वो डिजिटल है। और अगर इन दोनों का मिक्सचर आ जाए कि बेस्ट बेस्ट जो दोनों में से है वो यूज करके हम एक कंप्यूटर की ऑपरेशंस डिफाइन करें, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। रीजनिंग और करंट अफेयर्स नहीं बेटा, आईपीयू में जीके में सिर्फ साइंस और आईटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसिंग पावर, इसमें एक प्रोसेसिंग पावर कितनी है, वी कैन डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, लाइक वी हैव सुपर कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स? सुपर कंप्यूटर्स आर दी फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर। ठीक है, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग जो कर सकते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर्स कर सकते हैं। ठीक है, so the fastest and most powerful type of computers are supercomputers. They are very expensive and are employed for specialized applications that require immense amount of mathematical calculations, जैसे कि weather forecasting हो गया, ठीक है, या जहां पर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, कि कहाँ पर पेट्रोल मिल सकता है, बाय checking the various factors of surroundings and all. The chief difference between a supercomputer and a mainframe is that a supercomputer channels all its power into executing a few programs as fast as possible, whereas mainframe uses its power to execute many programs concurrently. अभी हम डिफरेंस कर रहे हैं, पर आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें मेन फ्रेम होता क्या है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेसर होता है, और उसके साथ मल्टीपल सीपीयूज जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, सो एक कंप्यूटर के साथ मल्टीपल यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो सीपीयू एक ही है, लेकिन टर्मिनल एक से ज्यादा है। ठीक है, तो वन सिंगल सीपीयू इज सर्विंग मल्टीपल टर्मिनल्स। तो उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन कंकरेंटली साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर का काम ये नहीं है। सुपर कंप्यूटर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है, वो उसी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल से। ठीक है, तो वो फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल से उसको एग्जीक्यूट करता है। Mainframe में a very large and expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously. In the hierarchy that starts with a simple microprocessor, जो कि वॉच वगैरह में यूज होता है, at the bottom and moves to supercomputers at the top. Mainframe are just below your supercomputers. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। सो मिनी कंप्यूटर्स आर, हम जो यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, मिड साइज कंप्यूटर इन साइज एंड पावर, मिनी कंप्यूटर्स like between workstation and mainframe. In the past decade, the distinction between large mini computers and small mainframes has blurred. तो वो तरह mainframe की तरह ही काम कर सकते हैं, ये एक टाइम पे 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो यूज करते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाते हैं, और आपके टैबलेट्स और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट ऑल कम्स अंडर योर माइक्रो कंप्यूटर। सो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज और पता करनी है कि आपके पास ये जो सुपर कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आप मुझे इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताओगे। अभी सर्च करके बताओ, या जैसे भी, यू हैव टू नेम वन सुपर कंप्यूटर और मे बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये तो पूछा जाता है बहुत बार। हैव यू हर्ड ऑफ परम, PARAM? Yes, supercomputer is Param 6000, ICL 39. So Super Param was the first supercomputer IBM ने बनाया था। Good.
यस मोहित, आज का तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया बेटा। आज आप काफी लेट हो गए। आपको लगा कि आज भी 12 बजे क्लास होगी? कल आई वॉज लेट सो वी हैड इट एट 12। अच्छा, कल क्लास नहीं है बिकॉज होली। हैप्पी होली इन एडवांस टू एवरी वन ऑफ यू। सो टुमारो वी विल नॉट बी हैविंग अ क्लास। नाउ वील हैव ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे को टाइम से आ जाना, क्योंकि सैटरडे को हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और नंबर सिस्टम पे आपको काफी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो हैव टू मेक श्योर कि आप नंबर सिस्टम शुरू से करो और अच्छे से करो। ठीक है। जरूरत नहीं है मोहित, जो मैंने आज पढ़ाया वो सिर्फ ये वीडियो देख लेना आप। डोंट, नो नीड टू रीड, नो नीड टू रीड एनी बुक। बाकी जो जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और आपके उस वाले ग्रुप पे भी अपना, जो ऐप के अंदर है। सो वो वाली पीडीएफ से पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया है। जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन इफ यू वांट टू रिवाइज यू कैन रिवाइज फ्रॉम द पीडीएफ। अरिहंत या जो भी बुक आप ले रहे हो वो बुक्स मैंने आपको बोली है सो दैट आप उसमें से जीके, इंग्लिश या मैथ्स पढ़ सको। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वट एवर आई एम टीचिंग, गो थ्रू दैट। जो एमसीक्यूज मैं आपको करा रही हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो करो। बाकी आपको इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब आप मुझे कुछ सवालों के जवाब देंगे। हमने कल पढ़ा था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो टेल मी which input device is used to digitize the content on paper? मैं अभी लिंक भेज रही हूँ राघव बना के। आप मुझे बताओ। हाँ वो ठीक है बेटा। वेरी गुड, इट इज स्कैनर। ओके। inkjet printer is which type of printer? Impact or non-impact? It's a non-impact printer. Okay. Now you have to tell which of the following is volatile memory, RAM or ROM? Which of the following is volatile memory, RAM or ROM? RAM is volatile. Very good. How many bytes we have in 1 megabyte? How many bytes we have in 1 megabyte? 1024 किलोबाइट्स। उदंत ने सही आंसर दिया है। मैंने आपको हाउ मेनी बाइट्स पूछा था, राघव का भी सही है। सो या तो आप इसमें लिखोगे 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024। ठीक है, सो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 किलोबाइट्स।
सॉरी, बाइट्स, या फिर 1024 किलोबाइट्स, one of the two. Yes, Mohit, correct. Swati, now it's correct. Understood, na? Okay. How many bits are there in one nibble? How many bits are there in one nibble? 4. Very good. Okay, last question. Which of the following device is used to play games? Which of the following input device is used to play games? Light pen, digitizer, joystick, or okay, out of these three you tell. Light pen, joystick, digitizer. हाँ, कंट्रोलर के ऊपर जॉयस्टिक होती है ना, वो जो मूव करने वाला बटन होता है, दैट्स जॉयस्टिक, जिसके थ्रू आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, उसको हम जॉयस्टिक ही कहते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। सो चलो, ये कल वाला तो आपको याद है, तो अब आज वाला पढ़ो। ठीक है, सो आप आज वाला पढ़ेंगे और फिर आप जो आपके अंदर मॉक टेस्ट हैं वो ट्राई करने शुरू किया आपने? जो मॉक टेस्ट हैं ऐप में, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट? चलो गुड। सो कीप सॉल्विंग साइड बाय साइड, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बाकी मैं ये आपको ग्रुप का लिंक अभी जो ऐप के अंदर ग्रुप है वहां पे शेयर कर देती हूँ, सो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड आई शेयर ऑल द पीडीएफ्स यूज्ड इन द क्लास ओवर देयर। तो जो भी पीडीएफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे।